सम टॉपिक्स इसके लॉन्ग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें एक ये है आपका इन्फेक्शस एक्स्ट्रामेलिया, ठीक है। अब इन्फेक्शस मतलब इन्फेक्शन ये समझते ही हो। दूसरा टर्म जो है इसके साथ एक्स्ट्रामेलिया है ना। मेलिया का मतलब लिम्ब होता है, लेग्स, हाथ पैर, लिम्ब स्टैंड फॉर मेलिया है ना। और एक्ट्रो का मतलब होता है उसको रिमूव करना, एम्पुटेट करना। तो लिम्स को सर्जिकली एम्पुटेट कर देना है ना, किसी खास पर्पस की वजह से, ये इसका खास फीचर है, इसीलिए इसका टर्म है इन्फेक्शस एक्स्ट्रामेलिया। तो नाम से थोड़ा सा लग रहा है आइडिया कि ऐसा इन्फेक्शन है माउस में जिसमें सर्वाइविंग जो माउस है, अगर एक्यूट डेथ नहीं हो गया, सर्वाइव कर रहे हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसा बन जाता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुपरफिशियल एरिया में एक्सट्रीमिटीज में जो गैंग्रीन हो रहे हैं, जिसकी वजह से टॉक्सीमिया होगा और एनिमल का डेथ ही ना हो जाए, उसको बचाने के लिए आप उसके लिम्स को एम्पुटेट कर सकते हो, उसके टेल को एम्पुटेट कर सकते हो कि लाइफ बचा रहे। कितना सीवियर कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है ये, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पॉक्स। इन्फेक्शस एक्स्ट्रामेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पॉक्स। तो नेचुरली पॉक्स है तो पॉक्स विरिडी फैमिली से हो गई, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स वायरस characterized by high mortality in adult mice। इसका जो मैनिफेस्टेशन है डिफरेंट टाइप्स के, पर एक्यूट भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग भी हो सकते हैं। तो नेचुरली जब हाई मोर्टेलिटी होगा एक्यूट केस में, तो उसमें ऐसा कुछ एम्पुटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो सर्वाइव कर जाता है उसमें एम्पुटेशन करना पड़ सकता है, लिम्ब एम्पुटेशन। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रामेलिया, ठीक है। रिगार्डिंग ट्रांसमिशन, क्यूटेनियस ट्रॉमा जैसे पॉक्स में होता है, किसी पॉक्स में जैसा होता है थ्रू स्किन एब्रेजन से, स्किन में कोई एब्रेजन हो, उसमें कांटेक्ट में आ जाए पॉक्स वायरस, तो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसा किसी भी पॉक्स वायरस में होता है वैसा ही है। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शस एक्स्ट्रामेलिया के लिए। जो चेंजेस है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो लीवर का जो चेंज आता है, इसमें जो लीवर का जो चेंज आता है वो हाईली मतलब ऑब्वियस, बहुत साफ देख सकते हो, हाईली फ्राइबल हो जाते हैं, टच करेंगे टूट जाएगा, ऐसा लगेगा कि ऑटोलिटिक है। ऑटोलाइज्ड ऑर्गन को जब आप थोड़ा सा भी पल्पेट करते हो तो ब्रेक कर जाता है। तो इसका भी लीवर कुछ इसी तरीके से फ्राइबल हो जाता है और इनलार्ज हो जाता है, मॉडलिंग हो जाता है, डिस्कलरिंग हो जाता है। तो ये खास चेंज है लीवर का। दूसरा खास चेंज है ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जा सकता है रिगार्डिंग स्प्लीन। इसके पोस्टमार्टम में जब स्प्लीन को आप देखते हो तो उसमें एक मोजाइक पैटर्न आता है। मोजाइक मतलब जैसे कि घरों में टाइल्स मार्बल्स होता है, उस तरह का पैटर्न दिखाते हैं, मोजाइक पैटर्न ओवर द सरफेस ऑफ स्प्लीन। तो ये एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव, रिगार्डिंग इट्स इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके इंक्लूजन बॉडी दो तरह के बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। उसके बारे में आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या ऐसे बार बार पूछा जा सकता है। हाउएवर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है पैथोजेनेसिस, तो जैसे होते हैं पॉक्स में, आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्किन क्यूटेनियस एरिया, लोकल रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होते हैं, देन इट रेप्लिकेट्स द रीजनल लिम्फ नोड। जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ फर्दर रेप्लिकेशन होगा, ब्लड में पहुँचेंगे, वायरेमिया होगा। वायरेमिया के बाद वो सारे ऑर्गन्स में कहीं भी पहुँच सकता है, पर्टिकुलरली लिवर एंड स्प्लीन। अब उसके बाद जो चेंजेस आएंगे, लिवर स्प्लीन में गया और मल्टीप्लाई किया और वायरस बने, ब्लड में आए, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन द जीनोटाइप। कुछ जीनोटाइप्स माउस के ऐसे होते हैं जो हाईली ससेप्टेबल होते हैं, तो नो डाउट उनमें तुरंत ही डेथ हो जाएगा, ठीक है। पर एक्यूट डेथ या एक्यूट डेथ हो जाएगा, डिसेमिनेटेड फॉर्म दिखता है। जो रेसिस्टेंट टाइप के होते हैं वो रिकवर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं। कुछ इनके बीच का जीनोटाइप होता है, इंटरमीडिएट जीनोटाइप, इसमें लॉन्ग सर्वाइव करता है एनिमल, इन्फेक्शन भी होता है, डेथ जल्दी नहीं होता है, लॉन्ग सर्वाइव करते हैं। और इसी में आपको इन्फेक्शस एक्स्ट्रामेलिया वाला जो टर्म है सूट करता है, एक्स्ट्रामेलिया है ना, सर्वाइविंग लॉन्ग एनफ। तो डिफरेंट ऑर्गन में चेंजेस देखने को मिलता है, पार्टिकुलरली लिम्स में, टेल्स में। तो मेजर स्टोरी जो है दैट इज रिलेटेड विद द इंटरमीडिएट जीनोटाइप। अब उसमें जब लिवर और स्प्लीन में फर्दर एप्लीकेशन हो गया, वायरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर डिसेमिनेट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, और स्किन हो सकते हैं,
आपके इंटेस्टाइन हो सकते हैं, लीवर हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स हो सकते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन अभी डैमेज कॉज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ इट लीड्स टू इम्यूनो सप्रेशन होगा। ठीक है, स्प्लीन में मैंने बताया मोजाइक पैटर्न होता है ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द रेड एंड व्हाइट पल्प। लीवर में सीवियर नेक्रोसिस ट्रायबल चेंजेस आते हैं। इंटेस्टाइन के जो पेयर्स पैचेज है यहाँ भी नेक्रोसिस होगा, यानी इट कैन ऑल्सो लीड टू इम्यूनो सप्रेशन। और स्किन में सीवियर गैंग्रीन होता है जिसकी वजह से टॉक्सीमिया हो जाता है और उससे बचाने के लिए एम्पुटेट करना पड़ सकता है लिम्स को। ठीक है, रिगार्डिंग क्लिनिकल साइंस, रफल्ड फर प्रोस्ट्रेशन सिंपल है, इसकी किसी भी डिजीज में हो। जो सर्वाइविंग होंगे जिसमें क्रॉनिक फॉर्म में होगा उसका स्किन बेसिकली रैशेस होंगे। ठीक है, स्किन में रैशेस होंगे और मैंने बताया कि एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है ड्यू टू सीवियर नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। अदर चेंजेस इंक्लूड्स कंजक्टिवाइटिस, हेयर लॉस, रैशेस, एराइडिमा, एक्सट्रीमिटीज के गैंग्रीन, liver swollen, friable, mottled, multiple pinpoint necrotic foci, spleen में mosaic pattern होगा, and necrosis of lymphoid organs, including thymus, lymph nodes, pair patches. ठीक है, और बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में hemorrhage, including the intestine, इसमें hemorrhage होगा। रिगार्डिंग हिस्टोपैथोलॉजी और डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये कि जो इंक्लूजन बॉडी है उसको याद रखिए। दो तरह के इंक्लूजन बॉडी बनते हैं। टाइप ए सिर्फ और सिर्फ दिखता है स्किन के सेल्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स में, जो सुपरफिशियल सेल्स है। टाइप ए इंक्लूजन बॉडी सिर्फ सुपरफिशियल सेल्स में, दैट इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्शल बॉडी। ये एसिडोफिलिक नेचर के होते हैं और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। टाइप बी जो होता है दैट इज बेसोफिलिक नेचर और किसी भी बॉडी का ऑर्गन में हो सकता है जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन है, और लिवर हो, स्प्लीन हो, इंटेस्टाइन हो, कहीं भी हो ये दिखेगा। तो टाइप ए मार्शल बॉडी एसिडोफिलिक, टाइप बी बेसोफिलिक। टाइप ए रेस्ट्रिक्टेड टू सुपरफिशियल सेल्स, टाइप बी किसी भी में हो सकता है। ठीक है, दैट वाज रिगार्डिंग इन्फेक्शस एक्ट्रोमेली। तो नाम याद रखिए, एजेंट याद रखिए, पॉक्स के बारे में पहले से जानते ही हो, इससे ज़्यादा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको पैथोजेनेसिस भी लिखना पड़े। और जो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्किन का, एक लिवर का, एक स्प्लीन का और इंक्लूजन बॉडी, ये तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा नॉन स्पेसिफिक जितने भी चेंजेस होते हैं एनिमल्स में सारे आप लिख सकते हैं। कमिंग टू लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। ठीक है, लिम्फोसाइटिक मतलब लिम्फोसाइट्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। कोरियोमेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस समझ ही रहे हो, कोरियो मतलब कोराइड प्लेक्सस। ठीक है, ब्रेन का जो हिस्सा है कोराइड प्लेक्सस, उसका इन्वॉल्वमेंट है, मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए टर्म लिया गया। इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्लस इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन कोराइड प्लेक्सस एंड मेनिंजेस, ये टर्म फ्रेम किया गया वहीं से, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है, इट इज ऑल्सो वर्टिकली ट्रांसमिटेड। ठीक है, वर्टिकली ट्रांसमिटेड। और जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रेन के पार्ट्स, तो इसके जो पिट्यूटरी वाला हिस्सा है उसमें भी चेंजेस आते हैं, जो इसका हाइपोथैलेमस है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस दोनों ही हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब उसमें चेंजेस आते हैं तो इसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है उसका डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाइपोफाइसिस एंड हाइपोथैलेमस। तो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि वर्टिकल ट्रांसमिटेड भी है और ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाइपोफाइसिस एंड हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, rodent borne, ये भी इंपॉर्टेंट है, rodent borne viral infection caused by virus lymphocytic meningitis, characterized by meningitis, encephalitis, brain का, meninges का involvement। lymphocytic क्यों बोलते हैं? high levels of lymphocytes during infection। ठीक है, meninges and choroid plexus में severe inflammation देखने को मिलता है। होस्ट इज हाउस माउस जो घरों में पाया जाता है, एंड ट्रांसमिट द वायरस फॉर द ड्यूरेशन फॉर द लाइफ विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी ये कैरियर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं।
और ये जीनोटिक भी है। ह्यूमंस आर मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो जीनोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू इटियोलॉजी, एरिना वायरस। एरिना का मतलब होता है सैंड लाइक पार्टिकल, सैंडी, सैंडी अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको जहाँ पे ये वायरस होंगे वहाँ पे सैंडी अपीयरेंस आता है, ग्रेनर अपीयरेंस आता है, इसीलिए इसको एरिना वायरस नाम दिया है। एरिना में सैंडी, जेनेटिक पोटेंशियल है, वर्टिकली ट्रांसमिटेड भी है, हॉरिजॉन्टल तो है ही, इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिटेड है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसकी संभावना कम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिटेड इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रांसमिट होकर चला आता है। उसके बाद क्या है कि चूंकि अर्ली प्रेगनेंसी में ही आ गया, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, क्लोनल एनर्जी हो रहा होता है, उसी समय ये आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके खिलाफ में एंटीबॉडीज नहीं बनना चाहिए, क्लोनल एनर्जी हो जाना चाहिए इस वायरस के अगेंस्ट में, क्योंकि बहुत अर्ली ही पिक कर लेता है फीटस को। तो इसके खिलाफ में बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाते, लेकिन अगर बनता है इसका मतलब कंप्लीट नेगेटिव सिलेक्शन नहीं हुआ है, कंप्लीट क्लोनल एनर्जी नहीं हो पाया है, तभी वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगे, नहीं तो यूजुअली इसमें एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में नहीं बनता, ठीक है। क्लिनिकल साइंस, सेल्फ लिमिटिंग, सब क्लिनिकल और ज्यादा डैमेज नहीं दिखा रहा है। स्लो चेंजेस जैसे रंटिंग, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, रंटिंग होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, क्रोनिक वेस्टिक कंडीशन होगा, लेट लेट चेंजेस आएंगे, है ना, आसानी से डेथ ऐसा नहीं होगा, लेट जो भी होंगे लेट होंगे, या तो सरवाइव करेगा एज ए क्रोनिक वेस्टिंग कंडीशन, या मरेगा भी तो बहुत लेट डेथ होगा ड्यू टू प्रोग्रेसिव। तो रंटिंग क्या होता है? रंटिंग मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं, स्टंटेड ग्रोथ, है ना, पूरी तरह से बॉडी का ग्रोथ नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एज रंटिंग या स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। और उसमें भी तो पढ़े कौन सा रीजन में पढ़े, इसमें आपको पोल्ट्री वाले पढ़े थे ना आपको, उसमें भी रंटिंग टर्म आता है, स्टंटेड ग्रोथ आता है ना। तो बड़ा एजाइल, परेशान सा, सूखा हुआ शरीर, इधर उधर दौड़ता, बेचैन सा, स्टंटेड ग्रोथ, बेचैन, इस तरह के चेंजेस को हम लोग रंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व है, इसलिए नर्वस डिसऑर्डर भी दिखेगा, कन्वल्सन्स दिखेंगे, ट्रीमर्स दिखेगा, ठीक है। और इम्यूनोपैथोलॉजी की वजह से ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पे टर्म था क्रोनिक, हाँ, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस will lead to formation of pathology in the kidney. तो अदर देन ब्लड वेसल्स, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो नेचुरली प्रेसिपिटेट ब्लड वेसल्स में ही होता है, तो ब्लड वेसल्स में चेंजेस आएंगे, किडनी में चेंजेस आता है, ठीक है। वो डिटेल नहीं, इतना ही है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं कर। कमिंग टू नेक्स्ट, माउस हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन, कोरोना से है इसलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इट इज ड्यू टू जीनस कोरोना वायरस, और ये जो वायरस है उसका इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, पूरी बॉडी में भी हो सकता है, और थोड़ा बीच का भी रास्ता हो सकता है। बेसिकली जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है इसका वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और इंटेस्टाइनल सिस्टम, और ज्यादातर यंग एज में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक खास बात इससे रिलेटेड ये है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सिंसाइशियल फॉर्मेशन होता है। सिंसाइशियल फॉर्मेशन के मतलब हुआ सेल टू सेल फ्यूजन, सेल टू सेल फ्यूजन की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स दिखे। तो एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसे आ सकते हैं। माउस हेपेटाइटिस वायरस caused by coronavirus, it is characterized by enteritis, hepatitis, encephalitis, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है जो पॉलीट्रॉपिक नेचर का होता है। इसके नेचर क्या है, इंटरट्रॉपिक, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, लियोट्रॉपिक या पॉलीट्रॉपिक,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लिवर, ब्रेन कहीं भी जा सकता है। कुछ इंटरमीडिएट होते हैं जिसका बेसिक अफेक्शन इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन सराउंडिंग ऑर्गन को भी कर सकता है। ठीक है। रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट वाले हैं, रेप्लिकेट इन द नेजल म्यूकोसा, उसके बाद ब्लड या लिम्फ से होता हुआ फाइनली ब्लड पहुंचेंगे, डिफरेंट ऑर्गन में डिसेमिनेट होगा, सेल में डैमेज कॉज करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लिम्फाइड सिस्टम को, बोन मैरो को, किसी भी चीज को इन्फेक्ट कर सकता है। मेजर चेंजेस इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। इंट्रोकोलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस, और यंग एज में ज्यादा होता है, इसलिए नियोनेटल डेथ ही हो जाता है, जस्ट बॉर्न एनिमल में डेथ हो जाएगी। तो मेजर अफेक्शंस कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सीका, कोलन, causing severe necrotizing enterocolitis leading to neonatal death of the mice early age में। एडल्ट एज में जब इसका इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, हो सकता है इन्फेक्शन, लेकिन चेंजेस देखने को नहीं मिलता। मेजर चेंजेस डेथ सब यंग एज में, सकलिंग माइस में, लेस देन 2 वीक्स। जो ओल्डर एज के होते हैं उसमें डेथ नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ है ना, स्टंटिंग जिसको बोलते हो, ये देखने को मिला। कमिंग टू पैथोलॉजी, लीवर के चेंजेस हैं, येलो व्हाइट नेक्रोटिक फोकाई। लीवर, आपको पता होगा जब लीवर में सीवियर डैमेज आता है तो बॉडी में जॉन्डिस के साइंस भी आएंगे। एक्टेरस, जॉन्डिस मतलब एक्टेरस। सिंसेशिया फॉर्मेशन, खास बात है, सिंसेशिया फॉर्मेशन इज द हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्शन इन मेनी टिश्यूज इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन, लंग, लिवर, कहीं भी हो सकता है सिंसेशिया फॉर्मेशन। Intestine is filled with watery to mucoid yellowish gaseous content. Major change in stomach में नहीं दिखता, intestine में। ठीक है। Enterocolitis. तो ये coming to infantile diarrhea और episodic diarrhea of infant mice। ये मैंने पूरा पीपीटी आपको भेज रखा है, उसी से देख लेना, आपके साथ साथ सिर्फ रिवाइज कर ले रहा हूँ कि आप सोचते ही नहीं रहो कब पढ़े। एपिजोटिक डायरिया या इन्फेंटाइल डायरिया रोटावायरस से होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वाइवा या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो डायरिया होता है उसका कलर कैसा होता है? मस्टर्ड की तरह, येलो, मस्टर्ड येलो टाइप। नाम से लग रहा है डायरिया है, तो मेजर एम्फेसिस डायरिया पे है, तो डायरिया का कलर मस्टर्ड कलर का। Episodic diarrhea of infant mice caused by rotavirus in mice less than 2 weeks of age. Pathogenesis is not important. मेजर क्या है कि नेचुरली जब डायरिया कॉज कर रहा है तो मेजर चेंजेस कहाँ पे होंगे? इंटेस्टाइन में ही होंगे, इंट्रोसाइट्स में, इंटेस्टाइनल सेल्स के इंट्रोसाइट्स में, leading to hydropic degeneration, evacuation, fluid accumulation and dilatation of small intestine causing diarrhea. वाटरी जो स्टूल होता है, वाटरी होता है, मस्टर्ड कलर स्टूल। ठीक है, ये भी बहुत यंग एज का है, अंडर 14 डे ऑफ एज, नाम में ही लिखा हुआ इन्फेंटाइल या एपिजोटिक है ना, इन्फेंट माइस का ही है। अंडर 14 डेज में इसके चेंजेस देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मस्टर्ड कलर स्टूल, ब्लोटेड एब्डोमेन, वेट लॉस। रिगार्डिंग चेंजेस में एस्टेटोरिया मतलब फैट कंटेनिंग डायरिया, जिससे फैट होगा, वॉट विल इट। तो लीजन्स आर प्राइमरी सीन इन द जीआईटी इंटेस्टाइन, और कहीं पे आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइजस डिजीज, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन का आने का अगर उम्मीद है लैब एनिमल से, तो 99% टाइजस डिजीज का इंपॉर्टेंट, ये उम्मीद है कि यह है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चेंज ये होता है कि जो इसका इलियम है, इंटेस्टाइन वाला जो इलियम वाला पोर्शन है, वो हाईली लार्ज होता है टाइजस डिजीज में। अक्सर ही पूछा जाता है, सब कुछ लिखोगे, अगर आपने मेगालो इलियाइटिस नहीं लिखा, इंक्रीज इन द साइज, तो थोड़ा अधूरा सा रहेगा। तो टाइजस डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया
क्लोस्ट्रिडियम पाइलिफॉर्म, ठीक है। Characterized by necrosis of Zika and focal necrotic lesions of liver and heart. सबसे पहले टाइजस नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसी उन्हीं के नाम पे है टाइजस डिजीज। क्लोस्ट्रिडियम पाइलिफॉर्म, क्लोस्ट्रिडियम के बारे में आप जानते हैं। कम्युनिटी पैथोजेनेसिस, क्लोस्ट्रिडियम एनारोबिक होते हैं, स्पोर बनाते हैं, हाईली रेसिस्टेंट स्पोर होते हैं, सॉइल में पाया जाता है, फीकल मटेरियल में पाया जाता है, और बाय चांस अगर इंजेस्ट हो गया स्पोर, आफ्टर इंजेशन ऑफ द स्पोर द बैक्टीरिया इज फैगोसाइटोज्ड बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर द वेजिटेटिव फॉर्म, स्पोर से वेजिटेटिव फॉर्म बनेगा, मगर उसका फैगोसाइटोसिस नहीं होता, फैगोसोम्स नहीं बनता और रेप्लिकेट करता है। सर थोड़ा धीरे धीरे सर इसको समझा के सर बताइए, मतलब फास्ट हो रहा है सर, नहीं समझ पा रहे। चलो फिर से शुरू करते हैं। टाइजस डिजीज है ना, सबसे यस सर। इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से टाइजस डिजीज बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइजस डिजीज का नाम रखा गया है इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, वाज टाइजर। उनका नाम ही था टाइजर, जापानीज थे, उन्होंने सबसे पहले इस केस को देखा था, इसी टाइजस डिजीज बोलते हैं। इसका इटियोलॉजी है क्लोस्ट्रिडियल बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम, और क्लोस्ट्रिडियम का डिटेल स्टडी आपने किया है, आपको पता है। मेजर चेंजेस कहाँ पाए जाते हैं? नेक्रोसिस ऑफ द सीकम एंड फोकल नेक्रोटिक स्पॉट्स, लेजन्स ऑन द लिवर एंड हार्ट, और डिटेल करेंगे हम लोग। लेकिन जो इटियोलॉजी है डेट इज क्लोस्ट्रिडियम पाइलिफॉर्म, ये एकदम जरूरी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डिटेल में लिखने तो आ ही सकते हैं। क्लोस्ट्रिडियम पाइलिफॉर्म, ठीक है। आप ये भी जानते हो कि ग्राम नेगेटिव सही है, एनारोबिक होते हैं, और खास बात ये है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, वायरस की तरह। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सेल के अंदर ही जीता है, सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है वायरस की तरह, और एनारोबिक होने की वजह से स्पोर फॉर्म करता है, नेचर में ऐसे ही सॉइल में पड़ा रहता है, हाईली रेसिस्टेंट स्पोर पड़ा रहता है सॉइल में, और बाई चांस अगर एनिमल्स ने उसको इंजेस्ट कर लिया स्पोर को, तो इंजेक्शन के बाद स्पोर जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल्स में एक सेल होता है, एम सेल्स बोलता है। वो जो एम सेल्स है उसको फैगोसाइटोज कर जाता है, अपने इंडोसाइटोज कर जाता है। जब उसके अंदर चला गया तो बाय नेचर इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, तो इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट में इनसाइड द साइटोप्लाज्म उसका स्पोर वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मगर फैगोसाइटोसिस या फैगोसोम फॉर्मेशन नहीं होता, लाइसिस नहीं होता, जैसे टीबी का होता है, जैसे ब्रुसेल्ला का होता है, जैसे वायरसेस के होते हैं। वो साइटोप्लाज्म में ही मल्टीप्लाई करता है। साइटोप्लाज्म में उसको लाया गया था उसका डिस्ट्रक्शन के लिए, मगर डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उसका फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, वही मल्टीप्लाई करता है, प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। तो रेप्लिकेट करेंगे, टॉक्सिस प्रोडक्शन करेंगे, इंटेस्टाइनल डैमेज कॉज करेंगे। अब जब नेक्रोसिस ही हो गया, साइटोलाइसिस हो गया सेल का, तो बैक्टीरिया वापस आते ल्यूमेन में आ जाएंगे, या वहां से अंदर चले जाएंगे और डीप चले जाएंगे। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से सेल का जब ब्रेकडाउन होगा तो वापस ल्यूमेन में आ जाएंगे, या और अंदर जाकर सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और जब सर्कुलेशन में चला जाता है तो ये पहुंच जाता है लीवर हार्ट जैसी जगह, लीडिंग टू हेपेटाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, ठीक है। रिगार्डिंग चेंजेस, जो चेंज देखने को मिलेगा यंग एज में यूजुअली दिखते हैं, और जैसे जैसे एज होता है उसका और इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, उसमें एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली विंड माइस में दिखेगा, इसको देखिए, हैव डिस्टेंडेड एब्डोमेन ड्यू टू मेगेलोइलियाइटिस। ये जो टर्म है ना मेगेलोइलियाइटिस, ये सिर्फ और सिर्फ सूट करता है रैट्स के लिए। टाइजस डिजीज रैट में भी हो सकता है, माइस में भी हो सकता है, लेकिन जो टर्म मेगेलोइलियाइटिस है, यानी इलियम का जो सीवियर डिस्टेंशन है, वो माइस में अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रैट्स में रिपोर्टेड है। तो ये अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, कि मेगेलोइलियाइटिस इज सीन इन रैट और माइस। अभी तक जितने भी केसेस देखे गए हैं डेट इज विद द रैट, माइस में नहीं देखा, ठीक है। अब जब इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रहा है तो नेचुरली डायरिया होगा,
पेरिएनल यानी एनस के आसपास का जो एरिया है उस वाइल्ड हो जाएंगे। नॉन स्पेसिफिक है, सब जानते हो, ये तो होगा ही होगा। कमिंग टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जब मैं एग्जाम में भी पूछता हूँ ना पैथोलॉजी, तो मेजर पैथोलॉजी का यही मतलब है, पैथोलॉजिकल चेंजेस, रीजंस। मगर इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको थोड़ा इटियोलॉजी, थोड़ा पैथोजेनेसिस भी डिस्क्राइब करना चाहिए, तब इसे पहुंचना चाहिए। सीधे पैथोलॉजी में नहीं आ जाइए। कौन सा एजेंट है, कैसे डिजीज काउंट कर रहा है और क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है से पहले थोड़ा सा आपको देना होता है। पैथोलॉजी में क्या चेंजेज आ रहे हैं वो मेन वही है, लेकिन उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ ही लिखोगे तब पूरा होता है। तो टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन अभी तक हमने देख ही लिया, और अगर बॉडी के इनसाइड घुस जाता है तो मेजर चेंजेज आते हैं लिवर में या हार्ट में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन इनलार्ज होंगे, रेडिएंट होंगे, हाइपरेमिया होगा, कंजेशन होगा, हेमरेज होगा, और बाकी जो चीजें हैं सब नॉन स्पेसिफिक है, उसका फ्रेम कर सकते हैं। अब जिस इंटेस्टाइन में चेंजेस होंगे, डैमेज होगा, नेचुरली इसका माइक्रोस्कोप में देखोगे तो डिजेनरेटिव चेंजेस, इंफ्लेमेटरी चेंजेस, एडिमेटस चेंजेस, नेक्रोटिक चेंजेस सब दिखते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं विदाउट रीडिंग, फ्रेम कर सकते हो। रिलेटेड टू लिवर, स्मॉल बहुत छोटे छोटे पिन पॉइंट साइज के नेक्रोटिक फोकाई या बहुत बड़ा फोकाई भी मिल सकता है। मिलियरी फोकाई भी हो सकता है और लार्ज फोकाई भी नेक्रोटिक स्पॉट्स हो सकते हैं ओवर द लिवर। इन्फिल्ट्रेशन होगा, अगर हार्ट का इफेक्ट हो गया तो मायोकार्डाइटिस होगा। और टिश्यू सेक्शन में अगर स्पेशल स्टेन कर लेते हैं, तो मैंने बताया साइटोप्लाज्म में सर्वाइव करते हैं, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बंडल ऑफ एसिड जिम्सा से या पास से या वार्थिन स्टेरी से हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन इंटेस्टाइन का या लिवर में स्टेन कर लीजिए या हार्ट का, तो इन द साइटोप्लाज्म आपको बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे, ठीक है। टाइजर्स डिजीज इंपॉर्टेंट है, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइंस, लीजन्स। कमिंग टू सीरोट्यूबरकुलोसिस, कटेगा 8 मिनट के बाद, लेकिन फिर हम लोग जुड़ेंगे। और कहीं बिजी तो नहीं हो, और कोई क्लास तो नहीं है? नो सर। सर, हाँ, तो सर ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन कराता है सर? ये टाइजर्स डिजीज का बोल रहे हैं आप? यस सर। टाइजर्स नहीं, टाइजर्स सिस्टेमिक इन्फेक्शन बहुत होगा तो मैंने बताया कि लीवर अगर सिस्टम में चला गया, इंटेस्टाइन में जो सेल ब्रेकडाउन होंगे उसके बाद हो सकता है ल्यूमेन वापस आ जाए, और उसका कहानी वैसे ही रोटेट करता रहेगा इन द इंटेस्टाइन। ल्यूमेन में आएंगे, फिर किसी इंट्रोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे, फिर ल्यूमेन, और अगर अंदर चल के सर्कुलेशन में आ भी जाता है तो प्रेसिपिटेट कर जाता है इन द लिवर या थोड़ा हर्ट, यानी जो है वो डिसिमिनेटेड नहीं है, सिस्टमिक नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है फॉर लिवर, या थोड़े चेंजेस हो सकते हैं हार्ट में। तो अगर उसका साइकिल घूमता रहेगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइनल चेंज ही दिखेगा, लिवर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर हुआ भी तो लिवर इन्वॉल्व होंगे या थोड़ा बहुत हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो सिस्टमिक तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यस। कमिंग टू सीरोट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के जो है टॉपिक सीरोट्यूबरकुलोसिस, ये वाइवा या ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीरोट्यूबरकुलोसिस तो आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम से होते हैं, लेकिन ये सीरोट्यूबरकुलोसिस इसीलिए है, इसमें जो नोड्यूल फॉर्मेशन तो होता है लेकिन दैट इज नॉट ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम बल्कि कोराइनी बैक्टीरियम, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रे व्हाइट नोड्यूल, जैसा कि टीबी में होता है इन लीवर, किडनी एंड लंग्स, है ना। तो टीबी की तरह ही नोडल फॉर्मेशन होते हैं। नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस, कुछ भी लिखिए जो नॉन स्पेसिफिक, कोई ऐसा साइन, कोई मान लीजिए डिटेल क्वेश्चन किसी भी आगे लैंग्वेज का, तो ये बड़ा कॉमन से टर्म्स है जो कहीं भी यूज कर सकते हैं। रफल्ड हेयर, फर, हंच्ड पोस्चर, डिस्पीनिया, रेल्स, ocular डिस्चार्ज, nasal डिस्चार्ज, लेथार्जी, लेमनेस, डिप्रेशन, ये नॉन स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, किसी भी एनिमल्स में, लैब एनिमल्स में, ह्यूमन में कहीं भी दिखते हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक टर्म कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो टीबी की, इवन टीबी का भी जो प्रॉब्लम है वो बड़ा क्रॉनिक होता है, लंबे होते हैं, तो नेचुरली इसे भी कुछ ऐसा कोई एकदम चेंज नहीं आ जाएगा कि लगे क्या हो गया। तो नोड्यूल फॉर्मेशन over the different organs,
रैट में लंग प्राइमरी ऑर्गन है, लेकिन हो सकता है कहीं भी विजिटिंग लिम्फ नोड से भी हो सकता है, लीवर, किडनी, स्किन, जॉइंट्स कहीं भी हो सकता है, लेकिन रैट में बेसिकली लंग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर सीरोटोबैक्टरोसिस। कमिंग टू साल्मोनेला। साल्मोनेला के डिफरेंट सीरोहार्स है, सीरोटाइप्स है, डिफरेंट अफेक्शंस है ना। तो साल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीसीज, साल्मोनेला का जो इन जनरल अगर कोई साल्मोनेला पूछता है, ह्यूमन हो, एनिमल हो, लैब एनिमल्स हो, तो साल्मोनेला का इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? लीवर में बेसिकली और इंटेस्टाइन में। इसमें आपको ही लिखने जो चेंजेस हैं बेसिकली कहाँ मिलेगा? इंटेस्टाइन में और लीवर में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो लैब एनिमल्स में पूछा जाता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफीमोरियम। टाइफीमोरियम स्पीसीज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सारा कहानी अगर आप साल्मोनेला का आइडिया हो तो वैसे ही है। इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। आप जब इंटेस्टाइन में जाता है तो अटैचमेंट विद द एम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अभी क्या है कि जो लेटेस्ट जितने भी लिटरेचर है उसमें इंटेस्टाइन में एम सेल्स का इन्वॉल्वमेंट सब नहीं है। ठीक है, इंटेस्टाइनल इंट्रोसाइट्स में डिफरेंट जो सेल्स है उसमें एम सेल्स का हर डिजीज में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। Phagocytosis by enterocytes, modification and macrophages allow survival, and inside the enterocytes survive कर रहे हैं। इनिशियल एप्लीकेशन फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो चेंजेस कहाँ दिखेंगे? डायरिया होगा इंटेस्टाइन की वजह से, वेट लॉस होगा, लंबा चलता है, कोई एक्यूट डेथ नहीं है, क्रोनिक क्लिनिकल इलनेस क्रोनिक डेथ, परसिस्टेंटली लंबा चलेगा, है ना, कैरियर। इमीडिएट डेथ जैसा पर एक्यूट जैसा कंडीशन नहीं है। लीडिंग टू पैथोलॉजी, लीवर में मेन चेंजेस, इंटेस्टाइन में मेन चेंजेस, स्प्लीन में भी देखने को मिल सकता है, स्प्लेनोमेगाली। इंटेस्टाइन में नॉन स्पेसिफिक जितने भी चीजें हो सकते हैं लिख सकते हो, जो लिखते हैं डायरिया वाले केस में। ठीक है, हेपेटिक लीजन्स आर टिपिकली ग्रेनुलोमेटस इन नेचर। इसमें ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल फॉर्मेशन जैसा तो नहीं होता, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स उसके वजह से ग्रेनुलोमेटस कंडीशन होते हैं। जो लेवल में जो चेंजेस आएंगे, साल्मोनेला केस में कोई नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता। ग्रेनुलोमा का मतलब ऐसा होता है कि टीबी ग्रेनुलोमा कोई नोड्यूल ट्यूबरकल है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेनुलोमेटस नेचर लिखा हुआ है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो उसका परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से एपिथेलियोइड सेल्स का फॉर्मेशन, एग्रीगेशन ऑफ द जायंट सेल्स, इसके वजह से उस चेंज को हम बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। लेकिन कोई क्लियर कट नोड्यूल फॉर्मेशन या ट्यूबरकल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज पास्चुलोसिस, यानी डिजीज कॉज्ड बाय पास्चुरेला। डिफरेंट टाइप्स के मैनिफेस्टेशन। पास्चुरेला मल्टीसीडा से जो होते हैं एनिमल्स में, रैबिट्स में प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं स्नफल्स। सबसे इम्पोर्टेंट स्नफल्स या एटोपिक राइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टिवाइटिस, ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है पास्चुरेला मल्टीसीडा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्नफल्स सबसे इम्पोर्टेंट। स्नफल्स का मतलब भी रिलेटेड टू नेजल ओरल कैविटी से, नेजल कैविटी से रिलेटेड चेंजेस को ही रैबिट में बोलते हैं स्नफल्स। तो राइनाइटिस ही है स्नफल्स। ठीक है, डिटेल की जरूरत नहीं है इसको। ये जो राइनाइटिस है स्नफल्स है, इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लें। राइनाइटिस कुछ भी नहीं है, स्नफल्स है, यानी कि वो वाइट डिजेनरेशन ऑफ द नेजल म्यूकस में, कैटरल इन्फ्लेमेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। acute, subacute or chronic inflammation of mucous membrane of upper respiratory tract, particularly nasal cavity, leading to nasal discharge। और एक क्लियर कट आवाज नहीं, जब वो सांस लेता है तो एक क्लियर कट ऑडिबल साउंड होता है, उसी को हम बोलते हैं स्नफल्स। तो टर्म स्नफल्स का मतलब हो गया ऑडिबल
respiratory noise due to rhinitis. ठीक है, cause pustular multicidal. Clinical signs: nasal discharge, rub the nose with the medial aspect of the forepaw, मतलब irritation की वजह से. तो रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नेजल कैविटी के चेंजेस है. एनोरेक्सिया साइड इफेक्ट है. जब इरिटेटेड होगा तो खाना नहीं खाएगा तो नेचुरली एनोरेक्टिक हो जाता है. पैथोलॉजी: राइनाइटिस मतलब नेजल कैविटी में एडिमा, इन्फ्लेमेशन, कंजेशन, क्रीमी कलर्ड एक्सुडेट इन द नेजल कैविटी. और जो क्रोनिक केसेस हो जाएंगे उसमें नेजल बोन अफेक्ट हो जाता है. इन क्रोनिक केसेस नेजल बोन्स आर अफेक्टेड लीडिंग टू ऑस्टियोमाइलाइटिस. अगला जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज